लास्ट सेशन है और मैंने आपसे व्हाट्सएप पे अभी एक पिक्चर शो की है, ठीक है। आप इसको जो रीड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ये एग्जाम्पल है, ये देखिए कि पेरिस होटल को जो स्कोर कार्ड एचआर स्कोर कार्ड में इम्प्लीमेंट किया है। हम ऐसे ऐसे जर्नल डिस्कस कर लेते हैं और जर्नल डिस्कस करने के बाद हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। हमारे पास स्कोर कार्ड में तो 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या नाम है, फाइनेंस आ जाता है, कस्टमर आ जाता है, इंटरनल आ जाता है, मार्केटिंग एंड ग्रोथ आ जाता है। सबसे पहले फाइनेंस में हमारे पास क्या आ जाता है, फाइनेंस में हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। क्या इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, क्या नाम है, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। फाइनेंस भी हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बजट होता है, तो उस बजट को देखते हुए ही कोई लिमिटेशन इम्पोज हो जाती है। जैसे कि आप मेल या फीमेल, हम में से कोई भी शॉपिंग के लिए जाता है तो हमारे जेब में जितने पैसे होते हैं उसी हिसाब से ही चीज़ें ले रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर हम पर एक लिमिटेशन इम्पोज हो गई। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी परचेजिंग, अपनी सेल, अपनी एक्सपेंडिचर, सब चीज़ों को उसी हिसाब से बढ़ाती है जितना उनका बजट होता है। तो फाइनेंस में हम वो चीज़ें देख रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास कस्टमर में क्या आ जाता है, कस्टमर में हमारे पास आ जाता है कि व्हाट द एचआर डिपार्टमेंट कस्टमर्स, ठीक है, कि हमारे एचआर डिपार्टमेंट के कस्टमर्स कौन है, ठीक है। एंड what the HR डिपार्टमेंट कस्टमर वांट फ्रॉम HR फंक्शन, ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट के कस्टमर्स जो होंगे, यानी जाहिर सी बात है जो एचआर की पॉलिसीज बन रही हैं, उससे जो जो लोग इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं, एचआर डिपार्टमेंट कस्टमर्स। वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमसे क्या मांग रहे हैं, ठीक है। यानी जो भी हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है वो सब कौन हो गए हमारे डिपार्टमेंट के कस्टमर्स हैं, तो व्हाट दे वांट फ्रॉम अस, ठीक है। ये हमारे पास कस्टमर का आगे के कस्टमर में हम चीज़ों को कंसीडर करें। देन उसके बाद हमारे पास इंटरनल आ जाता है, जिसमें हमारे पास द प्रोसेसेस एंड प्रोजेक्ट इनसाइड द एचआर डिपार्टमेंट। क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं हमारे इनसाइड एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, कि हमारे एचआर डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और प्रोसेसेस चल रहे हैं। लर्निंग एंड ग्रोथ में हमारे पास क्या जाता है, द इनेबलर दैट अलाउ द एचआर डिपार्टमेंट टू डू, इनेबलर्स हैं इनको हम अलाउ करें कि वो एचआर डिपार्टमेंट में सही। आपसे मैंने जो डायग्राम शेयर किया आप इसे देखें और आप इसको देख के फिर मुझे बताएं कि सबको सब समझ आ रहा है, किसी को कोई इशू तो नहीं। मैं ये जो मैंने आपसे शेयर किया है मैं इसको भी एक दफ़ा रीड कर लेती हूँ और डिस्कस कर लेती हूँ, बिकॉज ताकि आपकी वो क्लियर हो जाए। बीच में इन्होंने विजन एंड स्ट्रेटजी दी हुई है, साइड में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, स्ट्रेटजी दी हुई है, ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, स्ट्रेटेजिक मैप दिया हुआ है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इनिशिएटिव, परफॉर्मेंस एनालिसिस, अलाइनमेंट, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, ये भी चीज़ें अराउंड अराउंड चल रही होती है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल में क्या दिया हुआ है, टू सक्सीड फाइनेंशियली हाउ शुड दे इंटाइटली अपीयर टू देयर स्टेक होल्डर, ठीक है। फाइनेंशियली सक्सीड करने के लिए वो अपने स्टेक होल्डर्स के सामने किस तरह से अपीयर होंगे, इंटाइटली यानी जो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सही। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो आपकी जो है ना मार्केट शेयर्स भी बढ़ रहे होते हैं, आप अच्छे पे भी दे सकते हैं, एम्प्लॉइज को अच्छे से फैसिलिटेट भी कर सकते हैं, मार्केट में आप अपनी प्रोडक्ट लाइन भी बढ़ा सकते हैं, तो बहुत से फायदे हो जाते हैं आपके अगर आप फाइनेंशियली क्या कर रहे होते हैं, सक्सेसफुली अपना बजट अच्छे से आप मैनेज कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना क्या नाम है हर महीने में क्या हो जाता है फायदा। इंटरनल प्रोसेसेस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती है,
to satisfy your stakeholder. Stakeholders हमारे पास कौन होते हैं? Stakeholders आप बताएं कौन होते हैं? कोई बच्चा मुझे बताए stakeholders होते कौन हैं? कोई बता दे, बता दे मुझे कि stakeholders होते हैं। कोई भी नहीं बताना चाह रहा। मैम स्टॉक होल्डर को कहते हैं शायद, जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा कोई भी नहीं होता stakeholders? आपने सही बताया है, पर इसके अलावा stakeholders कोई भी नहीं होता। मैम जितना पता था बता दिया, अभी गूगल करने का फिर फायदा नहीं है। फिर आपने कहा था कि गूगल नहीं करना, जो समझ आए बता देना। थैंक यू सो मच। वैसे गूगल पे भी पता नहीं नहीं मिलता आपको, कुछ चीज़ें दिमाग से भी होती है। पर फिर भी आपने बताया, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट। इसके अलावा कोई और बताया कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के कस्टमर्स। हाँ, और सबको गवर्नमेंट, कस्टमर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स। गूगल गूगल से देख के बता रहे हैं? जी मिस। मैंने कहा गूगल से देख के बता रहे हैं आप? नो मिस। अच्छा, हाँ, आपके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, होलसेलर, रिटेलर, इन्वेस्टर, कस्टमर्स, सब जो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो लोग होते हैं, ठीक है, जो कंपनी से किसी तरह से भी लिंक होती है, ठीक है, और उनकी जो भी हमारे पास उनकी जो पॉलिसीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, उससे अफेक्टेड हो रही होती है, उसको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल प्रोसेस में कि टू सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर what internal processes should the entity masters, ठीक है, कि अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, इंटरनल प्रोसेसेस होती है एंटिटी की, ऑर्गेनाइजेशन की, उस किस चीज़ों में मास्टर होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो है ना एनालिसिस करके और चीज़ों को क्या नाम है फ्रेम करके ही जो है ना ऑर्गेनाइजेशन पता लगा सकती है, सही है। तो ये हमारे पास इंटरनल प्रोसेसेस में ही आ जाएगा। देन इसके बाद हमारे पास है कस्टमर्स। टू रीच इट्स विजन, ठीक है, हाउ शुड द एंटिटी अपीयर टू देयर कस्टमर, अपने विजन तक पहुंचने के लिए एंटिटी को कस्टमर्स के सामने किस तरह से जो है ना अपीयर होना है, यानी कि क्या, अब जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, अब आपके सामने किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिया जाए, ठीक है, कोलगेट ले लिया, या ग्रीन टी टपाल ले लिया, सिर्फ एक्सेल ले लिया, या डव ले लिया, सनसेट ले लिया, तो आप किस तरह से जो है ना अपने तो आपके दिमाग में एक इमेज आती होगी, ठीक है, मेरे दिमाग में आती है, आपके दिमाग में भी आती होगी, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सेम हमारा प्रोसेस ही होता है। तो एक हम उस कंपनी को किसी तरह से परसीव कर रहे होते हैं, जैसे बाटा शूज़, हम उसको अलग से परसीव कर रहे हैं, सर्विस शूज़, फिर उसके बाद अगर हम और ब्रांड्स वगैरह में जाते हैं, इसी तरह क्लोथिंग लाइन्स में जाते हैं, तो अगर जैसे कस्टमर्स आपको किस तरह से परसीव करेंगे, आप तो अपने विजन और स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं कंपनी, ठीक है, पर उसको अचीव करने के बाद
कंपनी इस चीज़ को भी देखती है कि ये तो हम अचीव कर रहे हैं, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी अचीव कर रहे हैं, अपनी विजन को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कस्टमर के सामने हमारा क्या एक इमेज बनकर आएगा, एक क्या किस तरह से हम अपेयर होंगे, ठीक है। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या इमेज कस्टमर की दिमाग में है। देन उसके बाद हमारे पास लर्निंग एंड ग्रोथ है, ठीक है। तो रीच एंड विजन, ठीक है, अपने विजन तक पहुंचने के लिए हाउ इज द एंटाइटी लाइकली टू सस्टेन इट्स कैपेसिटी टू चेंज एंड इम्प्रूव, ठीक है। यानी अपने विजन तक पहुंचने के लिए जो एंजाइटी है वो किस तरह से सस्टेन करेगी, ठीक है, और उसकी किस कैपेसिटी, किस तरह क्या कैपेसिटी है चेंज लाने के लिए और इम्प्रूव होने के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अक्सर जो है ना ये ऐसे वर्ड्स यूज कर रही होती है, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से चीजें यूज कर रही होती है ना। तो कि हम जो है ना इनोवेशन लाएंगे, हम सस्टेनेबिलिटी लाएंगे, ठीक है, और हम जो है ना चेंज को इस तरह से पॉप अप करेंगे, इस तरह से। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन को अचीव करने के लिए, ठीक है, अपने विजन को अचीव करने के लिए किस तरह से जो है ना सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करेगी और किस तरह से वो चेंज एंड इम्प्रूवमेंट को जो है ना अचीव करेगी या उसको वर्क करेगी। तो ये हमारे पास लर्निंग एंड ग्रोथ में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ओके। इसके अलावा जो है ना हम पूरा एक मॉडल देख लेंगे जो हमारे पास है। ये तो हमने स्कोर कार्ड को डिस्कस कर लिया। अच्छा, मैं आपसे एक मॉडल अभी जिस तरह से इन्होंने पेरिस होटल का दिया हुआ है ना, तो मैं आपसे एक डिस्कस कर लूँगी अपनी तरफ, क्योंकि इसको रिपीट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं इस तरह से एक आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ, आप इसको नोट डाउन भी थोड़ा सा कर सकते हैं। एचआर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मैप, ठीक है, जो एचआर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मैप होती है उसमें किस तरह से चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो इन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि मैक्स रिटर्न ऑन एम्प्लॉयज, ठीक है, कि जो भी हमने हायरिंग की है ये इन्होंने अच्छा जो एचआर मॉडल है ना जो अभी यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, the HR scorecard for the Hotel Paris इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। तो मैं एचआर स्कोर कार्ड को डिस्कस कर रही हूँ, ये तो मैंने एचआर कार्ड को डिस्कस कर लिया। अब ये एचआर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मैप किस तरह से, आपने भी देखा होगा कि इसमें एक स्ट्रेटजी मैप के बारे में भी लिखा हुआ था कि एचआर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मैप किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले जो फैक्टर होता है उनको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए होता है अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई हायरिंग कर रही है तो वो अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने के लिए नहीं कर रही है, बल्कि वो क्या चाह रही है कि भाई जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो उनका विजन है, जो कि मैं अभी आपसे बता रही थी, तो वो अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने के लिए नहीं कर रही है, बल्कि वो चाह रही है कि जो उनका विजन है, जो उनका मिशन है, ऑर्गेनाइजेशन का ये जो स्ट्रेटेजिक गोल है वो अचीव हो जाए। तभी वो एम्प्लॉय का बिहेवियर इस तरह से बना रही है कि भाई वो स्ट्रेटेजी के टुवर्ड्स स्ट्रेटेजी गोल करे, ठीक है। तो मैक्सिमम रिटर्न चाहिए होती है अपने हायरिंग पे, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड थिंग जो हमारे पास आ जाता है मैच स्किल्स टू दी जॉब, ठीक है, जो भी स्किल्स हैं वो जॉब से क्या होती हैं, वो जॉब से मैच करनी चाहिए, ठीक है। और स्किल्स यानी स्किल्स हैविंग हो, मैक्सिमम रिटर्न मिले, ये सब के साथ मैनेज एचआर कॉस्ट, ठीक है, जो भी एचआर अपनी एक्टिविटीज कर रही है, ठीक है, जो भी मतलब वो हायरिंग कर रही है, रिक्रूटमेंट कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है या कंपनसेट कर रही है, उसमें उसी कॉस्ट में रह के करे जो उसके अपने कॉस्ट या आउटलाइन है, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट आर, ठीक है,
आर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो मैंने आपको क्या बोला था कि हमारे पास एक फैक्टर क्या आ जाता है, फाइनेंस का आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि हमारे पास हमारी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। प्लीज आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। जो 4 फैक्टर्स हमने पढ़े हैं ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं मॉडल में। ठीक है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस दूंगी क्योंकि पेपर ऑनलाइन होगा, तो कोई भी कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चंस देंगे सारे लॉजिकल ही होंगे, तो आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। ठीक है, व्हाट आर आवर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होगा जो कि हमारे पास स्कोर कार्ड का एक फैक्टर है फाइनेंस। मेक द राइट स्किल अवेलेबल फॉर द राइट जॉब एट द लोएस्ट कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें ये आंसर हमारे पास होगा कि हमें राइट स्किल्स देना है राइट जॉब के लिए। ठीक है, एट द लोएस्ट कॉस्ट। ठीक है, पर जो हम हायरिंग कर रहे हैं, जो हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उस पर कॉस्ट कम है, तो ये हमारे पास फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, सही है, तो इस तरह से हमारा फाइनेंस क्या नाम है मैनेज्ड होगा, अच्छा होगा। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास बिल्ड द कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज। ठीक है, कि हमें कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी है और जो एचआर है उसको हमें प्रोफेशनली मैनेज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दो चीजें आ जाएंगी जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि व्हाट डू आवर कस्टमर वांट फ्रॉम अस। ठीक है, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमसे क्या चाहते हैं। ठीक है, हमारे जो कस्टमर्स हैं यानी जिन पे हम चीज़ें सेल कर रहे हैं या जो पे हमारे जो भी उनको हम सर्विस दे रहे हैं वो हमसे क्या चाह रहे हैं। द राइट स्किल्स एंड अ वेल मैनेज एचआर फंक्शन। ठीक है, वो हमसे चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो एचआर फंक्शन हो उसमें राइट स्किल्स हो, यानी कि राइट हमारी हायरिंग हुई भी हो। भाई हमने हायरिंग पे जो ऊपर पैसे, जो ऊपर हमने फाइनेंस वाले पार्ट पे पैसे लगाए, ठीक है, हमने जो हायरिंग की है वो हमारे पास राइट हुई भी हो, यानी हमने राइट स्किल हम लेकर आए हुए। नहीं, ऐसा नहीं हमें हायरिंग के बाद पता चले कि भाई ये तो हमने बेस्ट पर्सन टू दी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हमने हायर ही नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, हमारी कंपनी का लॉस हो जाएगा। जो भी हायरिंग का खर्चा हुआ है, ओरिएंटेशन हुई है, जो ऐड का कॉस्ट लगा है, जो इंटरव्यू का टाइम लगा है, पैनल बैठी है, सब क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो ये भी कि वर्क डू आवर कस्टमर वांट फ्रॉम अस, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हमारे सीईओज हैं, उन्होंने जो हमें काम दिया है एचआर का, यानी कि हमें राइट स्किल्स लेकर आना है एंड अ वेल मैनेज एचआर फंक्शन, और एचआर के सारे फंक्शंस को हमने क्या करना है, वेल मैनेज करना है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, डिलीवर इनोवेटिव एचआर सॉल्यूशन। हमें एचआर सॉल्यूशंस डिलीवर करने हैं, इनोवेटिव एचआर सॉल्यूशन करने हैं, क्योंकि अब हमारे पास चीज़ें चेंज हो गई हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे पास, आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है चीज़ों में। अब आप देखें ना, हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हमें ऑनलाइन एग्जाम देने होंगे, ऑनलाइन स्टडी करना होगा। ठीक है, पर अब आप देखिए कोविड ने हमें ये भी सिखा दिया, सही। और अब आप आहिस्ता 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 और भी चीज़ों में देखिए तो हमारे पास पहले हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं ज़्यादा प्रेफर करते थे, पर अब जैसे कोविड आया हुआ है तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं, मार्केट कौन जाए, वायरस लगेगा, हम ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो इसी तरह एचआर पे भी इसका इम्पेक्ट हुआ है। जैसे कि एचआर की पहले रिक्रूटमेंट, हायरिंग सब किस तरह से होती थी, फिजिकल फॉर्म में होती थी। अब क्या होता है कि नहीं, आप जो है ना क्या नाम है, थ्रू द डिजिटल मीन आप जो है ना क्या नाम है सारे काम कर रहे होते हैं। आप सॉफ्ट कॉपी में अपना सीवी दे रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी में सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, या उधर ऑनलाइन फॉर्म पे ही सब चीज़ें फिल कर रहे हैं, और कहीं पे भी अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मिस्ड होती है, आप रिजेक्टेड हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक अननेसेसरी लोग तो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर सेकेंड प्रोसेस होता है, थर्ड होता है। तो हमें क्या करना है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आना है। ठीक है, हमें ये इनोवेशन और क्या नाम है इस तरह से चीज़ों को क्या नाम है वर्कआउट करना है कि वो जो न्यू हो, जो अपडेटेड हो। बिकॉज हम अगर अपडेटेड नहीं होंगे तो हमारा एचआर की परफॉर्मेंस इस तरह से नहीं होगी जो जो ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर इनोवेशन अडॉप्ट किया गया है। तो ये भी एक
चैलेंज है to deliver innovative HR solution. हमें HR innovative HR solutions जो है ना प्रोवाइड करना है। और क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअली इम्प्रूव HR, हमने कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना है, ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से। जैसे अभी मैंने आपसे आर्टिकल डिस्कस किया था, उसको डिस्कस करने का क्या मकसद था कि भाई अगर आप एक HR मैनेजर हैं, ठीक है, आप कोई भी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको अपना ट्रेंड पता होना चाहिए कि भाई हमारी कंट्री में क्या हालात चल रहे हैं, किस चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, किस चीज़ के रेट गिर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी रेट क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें, कौन सी लीगैलिटी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, कौन सी नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को भी हमें, तो इन सब चीज़ों से भी हमें क्या करना है, अपने HR को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना है, हमें जो है ना क्या नाम है, उस पर हमेशा वर्किंग करते रहना है। एंड पार्टनर विद द बिजनेस यूनिट, ठीक है, हमें क्या करना है, बिजनेस यूनिट से पार्टनर बनना होगा, ठीक है। तो हम किस तरह से इम्प्रूव करेंगे, जब हम पार्टनर होंगे बिजनेस यूनिट के साथ। अच्छा, तो थर्ड पोर्शन हमारे पास क्या क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू वी नीड टू डू टू मीट देयर नीड, ठीक है। अब हमारा कस्टमर हमसे जो मांग रहा है, अब ठीक है, उसको तो हमें राइट स्किल्स देना है और वेल अच्छा फंक्शंस मैनेज करने हैं। But what do we need to do to meet their needs, ठीक है। आप एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि किस तरह से हम अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, कि what do we need to do to meet their needs, ठीक है। तो हमें क्या करना है उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो हमें क्या करना है, बी अ बेटर टीम प्लेयर होना चाहिए एंड इम्प्रूव हाउ वी ऑपरेट, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बी अ बेटर टीम, हमें बेटर टीम बनना है एंड इम्प्रूव हाउ वी ऑपरेट, ठीक है, और इम्प्रूव करना है कि हम किस तरह से ऑपरेट करना है। एंड थर्ड वन हमारे पास क्या आ जाता है, HR फैक्टर है ना हमारे पास। फोर्थ तीन हमने डिस्कस कर लिए हैं, एंड फोर्थ हमारे पास आ जाता है, build a strategic competencies, ठीक है, strategic HR competencies। हमें क्या करना है, HR इस तरह से HR strategic competencies हमने डेवलप करनी है कि हमारी जो HR की स्ट्रेटेजी है वो कॉम्पिटेंसीज हो हमें, ठीक है, सही है। एंड देन इसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेवरेज HR टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो हमारे पास HR टेक्नोलॉजीज हैं उनको हमें क्या करना है, लेवरेज करना है। एंड क्रिएट एन HR क्लाइमेट फॉर एक्शन, ठीक है, तो और हमें इस तरह से क्लाइमेट क्रिएट करना है जो कि हमारे पास क्या करें, एक्शंस ओरिएंटेड हो, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशंस भी हो, सिर्फ वर्बल ना हो, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, व्हाट इनेबलर डू वी नीड, ठीक है, इनेबलर यानी कि दोस्त who can do the things, implement कर सके, actions oriented हो, focused on people and get the right people from the right culture, explore technology, ठीक है। हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे काम हमारे पास लोग ही कर रहे होते हैं, तो हमें पीपल को फोकस करना है और हमें राइट टैलेंट हायर करना है, राइट कल्चर फॉर्म करना है, और जो कि टेक्नोलॉजी को क्या करें, प्रमोट करें। तो ये हमारे पास एक जर्नल से डिस्कशन हो गई किसकी, अच्छा स्कोर आज की हो गई। मैंने अपने हिसाब से, मुझे जिस तरह से समझ आया मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया हुआ हो। ये ग्राफ मैं आपसे कोशिश करूँगी कि मैं शेयर कर लूँ, बट अगर मैंने शेयर नहीं किया तो आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया हो, मैंने आपसे बोला था कि प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पर तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास जॉब एनालिसिस का। जॉब एनालिसिस के चैप्टर्स में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और फर्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, सही है। फर्स्ट पेज में हमारे पास मिड टर्म में मुझे नहीं लगता कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे, तो हमारे पास 3 चैप्टर इंक्लूडेड है मिड टर्म में, ठीक है, जो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। और
ये चैप्टर नहीं हो पाएगा क्योंकि मिड टर्म्स अभी होने वाले ही हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मिड टर्म ऑनलाइन होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज नहीं होंगे, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स का हमारे पास मिड टर्म होगा, ठीक है। और दैट्स इट, ठीक है। और अटेंडेंस मैटर करेगी, ठीक है। अभी भी देखिए सिर्फ 14 बच्चों ने क्लास ली है, सेकेंड सेशन में 17 थे, अभी 14 हो गए और बहुत सारे बच्चे लेफ्ट करके चलेगा। अच्छा, हमारे पास जॉब एनालिसिस होता क्या है, कोई मुझे बच्चा बता दे, बच्ची बता दे कि वो इज जॉब एनालिसिस। मैम इसमें लिखा है कि हर जॉब की एक रिक्वायरमेंट होती है, तो कोई बंदा उस रिक्वायरमेंट को अगर फुल, जैसे कि किसी जॉब के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, तो किसी बंदे का पास बैचलर डिग्री है तो वो कंपनी हायर करती है, तो इस तरह एक रिक्वायरमेंट होता है जॉब एनालिसिस। अच्छा, उसके अलावा जॉब एनालिसिस से मुराद जैसे कि अगर हम कोई बंदा हायर करते हैं तो जिस काम के लिए हायर करते हैं तो उस बंदे में वो क्वालिटीज होनी चाहिए, उसमें उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको जो है ना उस हम चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अब हमें कंपनी के लिए अगर कोई प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो उसे हम एनालाइज करते हैं कि इसे वाकई ये काम आते हैं प्लम्बरिंग के, तो बस जिस हिसाब से जो काम चाहिए होते हैं उस बंदे को हम एनालाइज करते हैं, जिसको हायर करते हैं तो उसको एनालाइज करते हैं कि उसमें वो चीज़ है भी या नहीं। ओके, इसके अलावा कोई और बताएगा? और कोई बताएगा? मिस जॉब एनालिसिस ये होगा कि एक पर्टिकुलर जॉब के स्किल्स और ड्यूटीज क्या क्या होंगी और उसको उसके लिए हम कौन से पीपल्स को हायर करेंगे। इसके अलावा इसके अलावा कोई और बता दें? इसके अलावा कोई बता दे या कोई और बस नहीं बताएगा? मैं स्टार्ट कर दूँ टॉपिक। में यही जो इन्होंने बताया कि अगर कोई डेजिग्नेशन खाली है तो पहले उसे एनालाइज करेंगे कि इस डेजिग्नेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन को कैसी कैसी स्किल्स होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस फिर हम हायरिंग करेंगे। Okay. बिल्कुल, बच्चों ने सही सही जवाब दिया मुझे, करीब करीब। बहुत सिंपल ही है, इतना कोई हार्ड हार्ड है नहीं टॉपिक, बट स्टिल हम इसे देख लेते हैं। डेफिनेशन इन्होंने क्या लिखी हुई है कि जॉब एनालिसिस हमारे पास होता क्या है। The procedure for determining the duties and skills required of a job and the kind of person who should be hired for it, ठीक है। यानी कि जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या ड्यूटीज और स्किल रिक्वायर्ड है जॉब के लिए, ठीक है, और किस तरह की हायरिंग हमें करनी चाहिए। जैसे इट्सल्फ जब हम जॉब जॉब आती है, वैकेंसीज आती है हमारे पास, तो आपने देखा होगा कि उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी,
और उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही हमारे पास हायरिंग होती है। आपने देखा होगा कि जैसे भी हमारे पास न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी लिखी हुई होती है और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई होती है, जॉब रोल्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हायरिंग करते हैं कि भाई हमें, अगर हमें एक हॉस्पिटल में हायरिंग करनी है तो उसमें हम इंजीनियर को हायर ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, हमें एक MBBS चाहिए होगा। अगर हमें डेंटिस्ट साइड करना है तो हमें एक डेंटिस्ट चाहिए होगा। तो हम जो है ना उसकी ड्यूटीज मेंशन कर देते हैं कि ये ड्यूटीज होंगी, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये रिक्वायर्ड स्किल्स हमें चाहिए, ये सेट ऑफ स्किल्स होने चाहिए और हमें किस तरह का बंदा चाहिए, किस बैकग्राउंड का बंदा चाहिए। तो ये हमारे पास जॉब एनालिसिस हो जाता है और फिर इसके अकॉर्डिंग ही होती है हायरिंग, ठीक है। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जॉब को डिस्क्राइब किया हुआ होता है कि जॉब जॉब में क्या क्या है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। A list of the job duties, responsibility, reporting relationship, working condition, and supervisory responsibility. One product of a जॉब एनालिसिस, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है जॉब एनालिसिस की, ठीक है। तो हमारे पास जो जॉब ड्यूटीज होंगी, जो जॉब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स होंगे, ये जो वर्किंग कंडीशन होगा, ये सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो सब हमारे पास क्या हो जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाती है, ठीक है। यानी कि जॉब की क्या डिस्क्रिप्शन है, हमें जॉब में क्या क्या करना है। जॉब में हमें हमारे पास कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, या हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाती है। अच्छा, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, a list of job human requirements, ठीक है। A list of jobs human requirement, that is the requisite education, skills, personality, and so on. Another product of a job analysis. जैसे जॉब एनालिसिस में एक चीज हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई, दूसरी चीज हमारे पास जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये लिखा हुआ है ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस, तो ये इसी कैटेगरी में दोनों चीजें आ गई। जॉब स्पेसिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही है कि हमें किस तरह से ह्यूमन रिक्वायर्ड है, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, उसकी स्किल सेट्स क्या होनी चाहिए, पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ आ रहा है आपको कि एजुकेशन तो ये होनी चाहिए, स्किल में हाँ भाई स्पीकिंग पावर अच्छी हो, क्या नाम है, राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, या फिर अगर कोई फिटनेस वो है तो फिटनेस रिक्वायरमेंट्स भी दे देते हैं कि इतनी फास्ट रनिंग हो, या इस तरह से आपने देखा होगा। पर्सनालिटी बड़ा कंफ्यूजिंग, किस तरह से पर्सनालिटी, आपने अगर देखा हो ना न्यूज़पेपर में, आप जब एड्स वगैरह देखते होंगे तो उसमें ये भी लिखा हुआ होता है कि the Canadian must have leadership skills या leadership capability, ठीक है, होनी चाहिए। अब ये लिखने का क्या मकसद है ऐड में, यानी जो भी फर्म हायरिंग कर रही है उनका मोटिव ये होता है कि भाई हम अगर इस पोजीशन के लिए ले रहे हैं, ठीक है, हम किसी मैनेजर को हायर कर रहे हैं, किसी टीम के हेड को हायर कर रहे हैं, तो उसकी पर्सनालिटी लीडिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, ठीक है, सही है। यानी कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो जो कि लीड कर सके, तो इस तरह से भी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी हम ऐसे जॉब के लिए हम किसी इंडिविजुअल को हायर कर रहे हैं जो जो ज़्यादा कम्युनिकेशन वाला काम है, ठीक है, सही है, या ज़्यादा जो है ना क्या नाम है लोगों से बात डीलिंग का काम है, यानी सेल्स पर्सन जैसे हो गया। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ उसमें। तो आपने देखा होगा कि ठीक है, आपने देखा होगा कि ऐड में लिखा हुआ होगा कि द इंडिविजुअल मस्ट हैव कन्विंसिंग स्पीकिंग पावर, या कन्विंसिंग एबिलिटी होनी चाहिए उसमें, यानी कन्विंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए, या फिर कुछ कम्युनिकेटर होना चाहिए, ठीक है।
और सही है, इस तरह से लिखा होना चाहिए, यानी कि भाई उसकी जो स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स हैं, वो परसुएटिव हो, कन्विंसिंग हो, कि अगला बंदा जो है ना इन्फ्लुएंस हो जाए वो चीज़ परचेज कर ले, यानी कि उसकी पर्सनालिटी में ये चीज़ होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आप कुछ लोगों की बातें सुन लेते हैं पर कुछ लोगों की नहीं सुन पाते। आप कुछ लोगों की क्यों सुनते हैं? बिकॉज उनका बोलने का अंदाज उस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कि आपका दिल चाहता है उनका सुनने का। और आपने देखा होगा कि आपको बहुत से लोग चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं, कुछ से आप खरीद लेते हैं, बाद में आप रियलाइज करते हैं खरीदने को नहीं, मतलब आप उस टाइम वो आपसे इस तरह से क्या नाम है कन्विंस करते हैं, इस तरह से आपको बता रहे होते हैं कि आप उनसे कन्विंस हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर, उनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। सही, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था, जो हम होटल की एग्जांपल दे रहे थे, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि आंसर द क्वेरी प्रोफेशनली, ठीक है, यानी कि हम भाई प्रोफेशनली क्वेरी को आंसर्स करेंगे। तो ये वही लोग कर सकते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कमांड होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है। तो पर्सनालिटी के हिसाब से भी अब आपको पता है कि आर्मी में हर किस्म का बंदा नहीं जा सकता, पर्सनालिटी होती है वही इंसान जा सकता है। तो पर्सनालिटी के हिसाब से भी जॉब के लिए हायरिंग होती है। फिर इन्होंने क्या बोला हुआ है कि टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, वो एक्टिविटीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। सही, कि क्या क्या हमारे पास वर्क एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। सेकेंड हमारे पास क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए। एंड देन इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कि मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट एंड वर्क एड्स, ठीक है, क्या मशीन्स होनी चाहिए, टूल्स क्या होने चाहिए, ठीक है, एंड जिसके अलावा हमारे पास इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए, वर्क एड्स यानी कि हमारे पास काम में किस तरह से हेल्प हो सकता है, एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, ठीक है, हमारे परफॉर्मेंस के क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, जॉब कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, एंड ह्यूमन रिक्वायरमेंट यानी हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। सही, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ह्यूमन रिक्वायरमेंट, यानी कि ह्यूमन रिक्वायरमेंट किस तरह से, भाई जहाँ आप हम हायरिंग क्यों करते हैं, जब हमारे पास वैकेंसी अराइज होती है तो हमें फील होता है कि हमें हायरिंग करनी चाहिए या हमें नहीं करनी चाहिए। जॉब कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, यानी किस तरह की जॉब है हमारे पास, ठीक है, और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स हमने क्या बेंचमार्क रखना है हमें अपने परफॉर्मेंस का। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे हमने ये यहीं तक कर पाए क्योंकि हमारे पास जस्ट 1 मिनट रह गया और अभी बस हमारे पास एक क्लास खत्म हो जाएगी। तो अभी मिड टर्म में हमारे पास 3 चैप्टर ही आ रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा जो मैंने आपको केस स्टडी दी है वो आप जो है ना स्टडी करके आ जाइएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, और मैं आपसे श्योर कर लूँगी कि आप लोगों का पेपर कब है मिड टर्म का। सही है, लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, रट्टा बेस नहीं होंगे, पर यही जो चैप्टर पढ़े हैं इसी में से ही आएंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस करेंगे। हमें असाइनमेंट का एनालिसिस बनाना है या सिर्फ रीड करना है? रीड नहीं करना, इसको वैल्यू चेन एनालिसिस में पुट करना है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या आएगा, आउटबाउंड में क्या आएगा, मार्केटिंग सेल्स में क्या आएगा, सब दिया हुआ है, आप रीड करेंगे